आप लोग को नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आप सभी को फिर से एक बार आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव बाबा पर फिर से एक बार स्वागत है। हम जो साइंस में पढ़े हुए थे, पिछला चैप्टर में पढ़े हुए थे, वो पढ़े हुए थे हम अम्ल, क्षारक और लवण पढ़े हुए थे। और अम्ल, क्षारक और लवण में आपको बता दें कि हम 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन को हम लोग पढ़ चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आपको ये टोटल क्वेश्चन आप याद किए होंगे। जिस बच्चे को अभी तक पीडीएफ नहीं मिला है तो हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करें, वहां से आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। बहुत सारे बच्चे को पीडीएफ मिल गया है, लेकिन जिन बच्चे को पीडीएफ अभी तक नहीं मिला होगा वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ जाए। वहां से जितना सारा पीडीएफ होगा, जितना सारा क्वेश्चन होगा, आपको भेज दिया जाएगा। तो आप लोग को फिर से एक बार बता दें कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है बाबू अम्ल, क्षारक और लवण। उस चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। और ये भी बता दें कि आपको ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा पूछता है, बहुत ज़्यादा पूछता है। तो ये भाग 2 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो पढ़ना है हम लोगों को भाग 3 पढ़ना है। तो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो आप यूट्यूब पर चले जाइए और वहां से ऑब्जेक्टिव बाबा सर्च करिए, वहां से आएगा लिंक, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने सारे 10th वाले बच्चे हैं उसको शेयर कर दीजिएगा और पढ़ने के बाद लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। अगर आपको कोई ऐसे क्वेश्चन से परेशानी है, दिक्कत है, तो आप लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, ध्यान रखिएगा। अगर जिस बच्चे को अभी तक पीडीएफ नहीं मिला होगा तो हमारे यहाँ व्हाट्सएप नंबर पर चला जाए, वहां से आप मैसेज करिएगा, एक ग्रुप भेजा जाएगा, उस ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा और हमें उम्मीद है कि उस पर सारा का सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसके बाद से शिकायत नहीं मिलेगा। बहुत ऐसे बच्चे को कंप्लेन था कि सर पीडीएफ आपका नहीं आया। पीडीएफ में थोड़ा सा कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो गई थी, जिसके कारण वो काम हो रहा था उस पर। अब पीडीएफ में कोई दिक्कत नहीं है, आपको पीडीएफ समय से समय पहुंच जाएगा। तो ध्यान रखिए कि अभी जो पढ़े हुए थे वो हम लोग पढ़े हुए थे बाबू। आपको बता दें कि 50 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। कहां तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े हुए हैं? तो 50 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। ये पढ़ लिए हैं, ये भी पढ़ लिए हैं। इसके बाद देखिए क्या बोला है। बोला है क्वेश्चन में, याद रखिएगा कि बहुत बेहतर क्वेश्चन है, बहुत बेहतर क्वेश्चन है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि सारे ऑब्जेक्टिव पर आप एक एक कर कर कमांड रखिए। ये कोई जरूरी नहीं है। देखिए ऑनलाइन क्लास आपको कराया जाता है, पीडीएफ भले आपको मिल जाएगा, भले रट लीजिएगा, लेकिन सिर्फ पीडीएफ भर ही रह जाएगा आपको। लेकिन क्लास जो करिएगा तो उसमें एक क्वेश्चन के जगह पर 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन उस पर और बताया जाएगा। जो कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, ये सिर्फ बताया जाएगा। 10th में याद रखिएगा, समझना है, रटना नहीं है। आपको बता दे कि अम्ल और भस्म की उपस्थिति को दर्शाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो आपको बता दे कि अम्ल और भस्म, भस्म मतलब होता है क्षार, और अम्ल और भस्म को आपको बता दे कि कौन दर्शाता है। तो अम्ल और भस्म को जो दर्शाया जाता है उसको बोलते हैं बाबू सूचक। क्या बोलेंगे हम? अम्ल और भस्म को जो भी दर्शाया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सूचक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सूचक। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, निम्नलिखित में कौन युग्म सूचक है? क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में कौन युग्म सूचक है। यहां बोला है तो यहां देखिएगा क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में कौन युग्म सूचक है। तो सूचक का कौन काम करता है? हल्दी, जेरानियम नहीं, हल्दी और कार्बन डाइऑक्साइड करता है। कौन करता है बाबू? हल्दी और कार्बन डाइऑक्साइड काम करता है। अगर यहां हम बात करें कि यहां अगर हम बात करते हैं कि निम्न में कौन युग्म सूचक है, सूचक की अगर बात करें तो सूचक हमारा हल्दी CO2 नहीं होगा जी, हमारा क्या होगा? हल्दी और जेरानियम होगा। हल्दी
और कौन सी होगा, जेरानियम होगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, लिटमस का प्राकृतिक रंग क्या होता है। लिटमस का प्राकृतिक रंग की बात कर रहा है तो लिटमस का प्राकृतिक रंग आपका बैगनी होगा। लिटमस क्वेश्चन पूछेगा कि लिटमस का जो होता है ना वो प्राकृतिक रंग क्या होता है, तो क्या होगा बाबू, बैगनी होगा। क्या होगा, बैगनी होगा। अगले क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि अगला क्वेश्चन है कि अम्लों का प्रमुख गुण क्या है। तो अम्लों के प्रमुख गुण मतलब विलयन को लाल करना नहीं, विलयन को काला करना, क्षारक को उदासीन करना, क्षारक को उदासीन करना और अम्ल को उदासीन करना। क्वेश्चन में पूछा है कि अम्लों का प्रमुख गुण क्या है, अम्लों का प्रमुख गुण क्या है। तो याद रखिएगा कि अम्ल का गुण होता है कि वो क्षारक को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। वो क्षारक को क्या कर देगा बाबू, उदासीन कर देगा। अम्ल का गुण होता है कि वो क्षारक को क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, क्षारकों का प्रमुख गुण क्या होगा। क्षारकों का प्रमुख गुण क्या होगा, तो आपको बता दे फिर वही क्वेश्चन कि क्षारक का प्रमुख गुण क्या होगा, तो अम्ल को उदासीन कर देगा। अम्ल का प्रमुख गुण क्या होगा, तो वो क्षारक को उदासीन कर देगा। और क्षारक का प्रमुख गुण क्या होगा, तो आपको बता दे कि वो किसको उदासीन कर देगा, कि अम्ल को उदासीन कर देगा। यहां ध्यान देते हैं, अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि प्रबल अम्ल का सूत्र निम्न में से कौन होगा। याद रखिएगा कि प्रबल अम्ल जो होगा वो HNO3 बोलेंगे, उसको HNO3 बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, HNO3। और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, कौन अम्ल बोलेंगे, तो आपको बताया गया है कि कौन अम्ल बोलेंगे, तो इसको नाइट्रिक अम्ल बोलेंगे। कौन अम्ल बोलेंगे, नाइट्रिक अम्ल बोलेंगे। यहां देखिएगा प्रबल अम्ल पूछा है, OH है तो ये तो क्षारक होगा, बार बार आपको पढ़ा रहे, बार बार पढ़ा रहे। OH है तो ये क्षारक होगा, यहाँ भी OH है तो ये भी हमारा क्या होगा, क्षारक होगा। और ये NaCl है तो ये हमारा लवण होगा। तो हमारा लवण होगा, तो हमारा अगर बात करें तो यही हमारा एक इसमें अम्ल दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको HNO3 और HNO3 को याद रखिएगा, इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, इसको बोलते हैं हम नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलेंगे बाबू, इसको नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पर अगर हम ध्यान देते हैं, क्वेश्चन पूछा है कि दुर्बल अम्ल का सूत्र निम्न में से कौन होगा। तो दुर्बल अम्ल याद रखिएगा, दुर्बल मतलब होता है कि CH3COOH। याद रखिएगा कि CH3COOH, H2SO4 याद रखिएगा अम्ल का राजा बोला जाता है, अम्लों का राजा बोला जाता है। सबसे ज्यादा अम्ल होता है और वो होता है H2SO4। HCl भी अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, लेकिन वो नहीं होगा। HNO3 ये भी नाइट्रिक अम्ल है, लेकिन नाइट्रिक अम्ल को अभी हम क्या बताए हैं कि प्रबल अम्ल बोलते हैं। और दुर्बल अम्ल किससे बोलेंगे, CH3COOH को बोलेंगे। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, एक प्रबल क्षारक निम्न में से कौन है। क्वेश्चन पूछा है कि एक प्रबल क्षारक निम्न में से कौन है, तो याद रखिएगा कि NaOH, जिसे हम लोग बोलेंगे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बोलेंगे। ये हमारा प्रबल क्षारक होगा। H2SO4 ये तो आप लोगों को बेहतर बता दे कि ये अम्ल है। अगर बात करें तो ये ना अम्ल है ना क्षारक है, क्षारक में है तो OH है तो कन्फर्म में मान लीजिए, लेकिन वो तो दूसरा चला जाएगा। NaOH ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रबल क्षारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच की क्रियाशील निम्न में से कौन होगा। तो आपको बेहतर मालूम होगा कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की बात किया है बाबू। तो आपको जिंक तो आपका धातु है, आप जानते हैं कि जिंक हमारा क्या है, तो जिंक हमारा धातु है। क्या है बाबू, जिंक धातु है। किससे बोला है, सल्फ्यूरिक अम्ल से बोला है, सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो आपको बेहतर मालूम होगा कि धातु और अम्ल की अभिक्रिया करते हैं तो वो बनाता है लवण और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो हाइड्रोजन वाली अगर बात किया जाए तो हाइड्रोजन इसमें है, हाइड्रोजन इसमें है, इसकी चर्चा तो नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि अब देखिएगा यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा बिल्कुल गलत है,
ये नहीं होगा, ये तो बिल्कुल हो ये नहीं सकता है। यहां अगर बात करें तो ये ZnSO4 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सही आंसर हमारा क्या होगा? बी। कि अगर जिंक की अभिक्रिया H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे तो वो बनेगा ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस बनेगा। सही आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन बोला है कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड एवं जिंक के बीच की अभिक्रिया निम्न में से कौन है? सोडियम किसकी किसकी बोला है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड तीनों में है। चलिए जिंक 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 तीनों में है, तो बीच अभिक्रिया निम्न में से कौन होगा? तो आपको बता देते हैं कि NaZnO3 आप प्लस हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 है। क्या हो जाएगा? Na2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। यहां आपका सही आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन बोला है कॉपर ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया निम्न में से कौन है? कौन बोला है? कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पूछा है, तो कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराइएगा तो ये बनेगा कॉपर क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा बाबू? कॉपर क्लोराइड बनेगा और जल बनेगा। क्या बनेगा? जल। कॉपर क्लोराइड और क्या बनेगा? जल। यहां अगर 2 लगा दीजिएगा ना तो गलत हो जाएगा। याद रखिएगा इसमें 2 है इसलिए ये गलत हो गया है, इसमें 3 है इसलिए ये गलत हो गया है। सही आंसर हमारा क्या होगा बाबू? तो सही आंसर हमारा ए होगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं कि निम्न में उदासीनीकरण अभिक्रिया कौन है? क्वेश्चन बोला है कि निम्न में उदासीनीकरण अभिक्रिया कौन है? तो उदासीनीकरण में क्या होता है आपको बताए थे कि अम्ल की अभिक्रिया क्षारक से करा दी जाती है। तो ये भी अम्ल है, ये भी क्षारक है, यहां भी अम्ल है, यहां भी क्षारक है। अब हम देखेंगे कि सबसे बढ़िया समीकरण कौन है। सबसे बेहतर अगर हम बात करें तो सबसे बेहतर हमारा समीकरण कौन है? इसमें समीकरण पर आपको ध्यान देना है कि सबसे बेहतर समीकरण कौन है। तो देखिए NaO जो आया है ना ये गलत हो गया है, इसमें ये O नहीं आना चाहिए जिसके कारण हमारा A नहीं होगा। हमारा कौन आंसर होगा? B होगा। कौन आंसर होगा? B। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं सभी अम्लों में क्या समानता होती है? तो अम्ल में OH पर पावर माइनस नहीं होता है, अम्ल में हाइड्रोजन पर पावर प्लस आयन होता है। हाइड्रोजन याद रखिएगा कि अम्ल में हाइड्रोजन पर पावर प्लस आयन होता है। हमारा सही आंसर क्या होगा? बी होगा। अगले क्वेश्चन में ध्यान देते हैं कि सभी क्षारकों में क्या समानता होती है? तो याद रखिएगा कि सभी क्षारकों में क्या समानता होती है बाबू? OH पर पावर माइनस होता है, अम्ल में H पर पावर प्लस होता है और OH में क्षारक में OH पर पावर माइनस होता है। इतना आपको तो कहीं ना कहीं ध्यान रखना पड़ेगा कि अम्ल में H पर पावर प्लस होता है और क्षारक में OH पर पावर माइनस होता है। अगले क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं कि HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जल में वियोजन करने का समीकरण है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जल में वियोजन करने का समीकरण क्या है? तो देखिए सारा जल में वियोजन हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक। तो जल में वियोजन करेंगे ना तो इसमें H पर पावर प्लस होगा और Cl पर पावर कौन सी आयन देगा? माइनस देगा। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? सी होगा। सही आंसर बाबू हमारा क्या होगा? सी होगा। तो अगले क्वेश्चन पर अगर हम ध्यान देते हैं कि अगला क्वेश्चन है जब अम्ल को जल में विलय किया जाता है तो कौन सा आयन देता है? जब अम्ल को जल में विलय किया जाता है, यानी कोई भी अम्ल को अगर जल में घोला जाएगा तो उसमें कौन सा आयन देगा? तो आपको बता देते हैं कि उसमें कौन आयन देगा बाबू?
H पर पावर प्लस, क्योंकि आपको मालूम है कि अम्ल कौन आयन देता है, अम्ल पर क्या होता है H पर पावर प्लस, तो याद रखिएगा कि यह H पर पावर प्लस आयन देगा। अगला क्वेश्चन, जब क्षारक को जल में विलय किया जाता है तो कौन सा आयन देता है? क्षारक पर क्या होता है बाबू? OH पर पावर माइनस। क्षारक में क्या होता है बाबू? OH पर पावर माइनस। अम्ल में क्या होता है? H पर पावर प्लस। और क्षारक में क्या होता है? OH पर पावर माइनस। तो हमारा सही आंसर OH पर पावर माइनस यानी बी होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि जल में घुलनशील क्षारक यानी भस्म, भस्म को हम लोग याद रखिएगा कि भस्म को हम लोग क्षारक बोलते हैं। तो जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? तो क्षार कहते हैं। और जल में घुलनशील अम्ल को क्या कहते हैं? तो अम्लीकरण कहते हैं, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में बोला है कि विलयन में जल मिलाकर उसकी सांद्रता को कम करने की क्रिया कहलाती है। विलयन, आप कोई विलयन ले लीजिए, विलयन में उसमें अम्ल मिलाइए, उसमें क्या मिलाइए? अम्ल मिलाइए, और उसकी सांद्रता को कम करिए, उसको क्या कहेंगे? तो तनुकरण कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? तनुकरण कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? तनुकरण। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि विलयन में जल मिलाकर उसकी सांद्रता को कम करने की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? तो तनुकरण कहलाती है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, पीएच स्केल पर परास क्या होता है? तो आपको मालूम होगा, बेहतर मालूम होगा कि पीएच स्केल पर कहां से कहां तक होता है बाबू? 0 से 14 तक होता है। पीएच स्केल पर कहां से कहां तक होता है? तो आपका बता दे कि 0 से 14 तक होगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, किसी पीएच परास में हम किसी पीएच, यहाँ किस होगा, किसी नहीं होगा, किस पीएच परास में हमारा शरीर काम करता है? तो आपको तो बेहतर बताया गया है कि किस में किया जाता है। आपको पहले भी एक क्वेश्चन पढ़ा दिया गया है, वो करता है हमारा 7 से लेकर 7.8 के बीच काम करता है। ये निर्भर करता है कि शरीर के इम्यूनिटी पावर पर, यानी आपके शरीर पर निर्भर करता है कि हमारा शरीर कितना स्वस्थ है, कितना नहीं है। तो लेकिन सब में वही होता है बाबू, 7 से लेकर 7.8 के बीच तक ही काम करता है। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, पेट के उदर में कौन सा अम्ल, ये तो बार बार बताया गया है क्वेश्चन कि पेट के उदर में यानी पेट के अंदर कौन सा अम्ल का निर्माण होता है? तो याद रखिएगा कि कौन सा अम्ल का निर्माण होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl का निर्माण होता है। HCl का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? उदासीन, तो आपको बताए थे कि जो पीएच स्केल पर होता है 0 से लेकर 14 तक, आधा कर दीजिए तो 7 होगा। तो 7 से कम जाइएगा तो अम्ल होगा, 7 से ज्यादा जाइएगा तो क्या होगा? क्षारक हो जाएगा। 7 से कम तो अम्ल, 7 से ज्यादा तो क्षारक। अगर 7 पर आ जाएगा तो उसी को उदासीन बोलेंगे, बिल्कुल 7 के बराबर, या ना 7 से ना कम होना चाहिए, ना 7 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये जो हमारा होगा 7 से कम, 7 से अधिक नहीं, बिल्कुल कितना होगा? 7 होगा। अगला क्वेश्चन, पीएच स्केल पर एक दर्शाया गया तो एक 2 निकला, एगो 6 निकला। पीएच स्केल में दर्शाया गया तो एक में निकला 2 और एक में निकला 6 निकला। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अधिक अम्लीय कौन है? कौन है अधिक अम्लीय? अगर बात करें तो बाबू दोनों का दोनों अम्लीय है, ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, लेकिन अधिक कौन है? तो याद रखिएगा कि जिसका पीएच स्केल में सबसे ज्यादा कम होगा वो सबसे अम्ल होगा। तो आपका सही आंसर कौन होगा? बी होगा। सही आंसर क्या होगा बाबू? बी होगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि एक कोल्ड ड्रिंक का पीएच 5 है। पीएच स्केल पर अगर देखा गया तो एक कोल्ड ड्रिंक में अगर देखा गया तो उसका पीएच 5 है, नीले और लाल लिटमस पर उसकी क्या क्रिया होगी? तो याद रखिएगा कि पीएच पर 5 है, 5 है, इसका मतलब है कि कौन सी है? वो अम्ल है।
अम्ल का गुण आप लोग बेहतर जानते होंगे। नीला लिटमस पत्र को लाल और लाल लिटमस पत्र को काला कर देता है? जी नहीं, नीला लिटमस को लाल और लाल लिटमस पर कोई असर नहीं पड़ता है। सही आंसर क्या होगा? बी, क्योंकि अम्ल का गुण है और अम्ल का गुण क्या है? तो नीला को याद रखिएगा कि क्या कर देता है? लाल कर देता है। नीला को क्या कर देगा? लाल कर देगा। अम्ल का एक गुण होता है, तो बोला है कि पीएच 5 है, 5 है तो अम्ल है, 5 है तो अम्ल है। और उसका क्या गुण होगा? तो आपको बता दे कि वो नीला को क्या कर देगा? लाल कर देगा। तो याद रखिएगा कि सही आंसर हमारा बी होगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अम्लीय वर्षा के पीएच मान होता है, तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान आपको याद रखना कि 5.6 से कम होता है। कितना से कम होता है बाबू? 5.6 से कम होता है। अम्लीय वर्षा, जो अम्लीय वर्षा होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो 5.6। आज का क्लास इतना ही है। आप उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर से तैयारी कर रहे होंगे। आप ऑब्जेक्टिव सिर्फ पढ़िए। ये ध्यान रखिए कि ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और आपको 2025 का जो एग्जाम देना है उसको बेहतर ऑब्जेक्टिव के लिए आप इससे चैनल से जुड़े रहिए। आपको एक से एक ऑब्जेक्टिव अभी पढ़ाया जाएगा। बहुत कम ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर में रह गया है। हम कोशिश करेंगे कि अगले बार जब भी ऑब्जेक्टिव लाएंगे तो अब थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव में बढ़ा कर लाएंगे, और मतलब बढ़ाकर, क्वेश्चन बढ़ाकर नहीं बल्कि 25-25 क्वेश्चन को कराया जा रहा है। अब साइंस में जब भी कराया जाएगा तो 30 क्वेश्चन का होगा। साइंस में जब भी कराया जाएगा तो 30 क्वेश्चन का होगा। तो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाइए। आपको एक से एक बेहतर ऑब्जेक्टिव आपको लेकर आएंगे जो आपको एग्जाम लेवल से पूरी तैयारी करेगा। तो ये ध्यान रखिए कि आप तक इतना तैयारी करिए, फिर अगले पार्ट में लेकर हम जुड़ेंगे।